Good morning, students. Welcome to the channel The Boot Study. तो लास्ट क्लास तक हम लोगों ने मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स स्टडी किया था। उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ा था। नेक्स्ट है जो हमारा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है वो है द पीरियोडिसिटी ऑफ एटॉमिक प्रॉपर्टीज। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक यही है। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन हिस्ट्री से नहीं आते, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन एटॉमिक ट्रेंड से आते हैं, ट्रेंड इन द प्रॉपर्टीज से आते हैं कि कोई एटम का प्रॉपर्टी किस अकॉर्डिंग एलिमेंट बाय एलिमेंट इन अ पीरियड इन अ ग्रुप चेंज करता है और उसका रीजन क्या है। रीजनिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज हम लोग यही पढ़ने वाले हैं, अलग अलग प्रॉपर्टीज के बारे में। ये लिस्ट थोड़ा लंबा है तो एक लेक्चर से ज़्यादा ही लगेगा ऑब्वियसली। एक एक करके सारे प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही हम ये एज्यूम करके चल रहे हैं कि आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम्स के बारे में नॉलेज होगा। एटम का क्या स्ट्रक्चर होता है, ऑर्बिट्स, इलेक्ट्रॉन किस तरीके से अलग अलग ऑर्बिट में रिसाइड करते हैं, वो आपको नॉलेज होगा। अगर नहीं है तो उसके लिए भी एटॉमिक स्ट्रक्चर का जो वीडियो बनाए हैं उसके लेक्चर्स में आपको मिल जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो उसको स्टडी कर लीजिएगा, उसके बाद ये पढ़िएगा तो थोड़ा ज़्यादा क्लैरिटी आएगा। तो आइए सबसे पहला एटॉमिक प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। वो क्या है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अब जैसा कि नाम से ही क्लियर है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की बात हो रही है, टोटल न्यूक्लियर चार्ज की बात नहीं हो रही है। तो टोटल न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? तो टोटल न्यूक्लियर चार्ज तो किसी भी एटम का क्या होगा? द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि पूरे एटम में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तीन पार्टिकल्स हैं, जिसमें कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में होता है। अब न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज तो होता नहीं है, तो न्यूक्लियस के अंदर जो चार्ज है वो कौन सा चार्ज है? प्रोटॉन का चार्ज है। तो टोटल न्यूक्लियर चार्ज इज ऑलवेज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। लेकिन यहाँ पे टोटल नहीं लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है? इफेक्टिव। तो अब इस इफेक्टिव का मतलब क्या है? ये इफेक्टिव क्या होता है? सपोज आपको एक एग्जांपल दिया कि हम कोई चीज एक रोप के थ्रू, कोई सब्सटेंस है उसको एक रोप के थ्रू पुल कर रहे हैं। सपोज एक आयरन का ऑब्जेक्ट है जो कि 10 केजी का है और एक रोप से उस ऑब्जेक्ट को कनेक्ट कर दिया और उसको हम पुल कर रहे हैं। तो जब पुल करेंगे तो बहुत ही सिंपल है, आप क्या करोगे? उसका जो वेट है इंटू ग्रेविटी मल्टीप्लाई करके मेरे फोर्स की इक्वेट कर दोगे। लेकिन अब क्या हो रहा है? अब मेरा जो पुल है उसमें एक और एन ऑब्जेक्ट के साथ एक और छोटा ऑब्जेक्ट बीच में उससे टाई कर दिया। तो अब क्या होगा? हमको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, यानी कि जो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट खींचने में फोर्स लगने वाला था वो उसका घट गया, है कि नहीं? तो इसी तरीके से टोटल चार्ज उस एक ऑब्जेक्ट पे नहीं लग रहा है, अब वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया, है कि नहीं? टोटल फोर्स जो मेरा है वो एक ऑब्जेक्ट पे नहीं लग रहा है, वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया। बस यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स के टर्म्स में होता है। तो आइए थोड़ा यहाँ पे इमेजिन करके देखते हैं हो क्या रहा है एक्चुअल में। आपको मालूम है एक्चुअल में क्या होता है? बीच में यहाँ पे न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और इसके बाहर अलग अलग ऑर्बिट्स प्रेजेंट होते हैं इस तरीके से, है कि नहीं? अलग अलग ऑर्बिट्स प्रेजेंट होते हैं। पहला जो है उसमें तो दो ही इलेक्ट्रॉन होगा, वो फिक्स है। और सेकंड से 8 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे एज्यूम कर रहे हैं कि मेरे पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो 2 + 7, है कि नहीं? मेरे पास यही कॉन्फ़िगरेशन है। ये आप जानते हैं ये किसका होगा? फ्लोरीन का होगा। तो अब बात यहाँ पे ये है कि सपोज टोटल न्यूक्लियर चार्ज यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? टोटल न्यूक्लियर चार्ज जो मेरा है वो क्या है? जितने इलेक्ट्रॉन उतने ही प्रोटॉन। तो टोटल इलेक्ट्रॉन अगर 9 है, 2 + 7, तो टोटल प्रोटॉन भी क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। लेकिन अब हमको टोटल नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए? जेड इफेक्टिव। तो ये 9 तो नहीं होगा, 9 माइनस सम वेरिएबल। इस वेरिएबल को ही हम इस सिग्मा से डिनोट कर रहे हैं। आगे आपको बताएंगे ये सिग्मा क्या है, शील्डिंग इफेक्ट है वो। तो अब ये है क्या? इसका कैलकुलेशन कैसे होगा? ये कितना रिड्यूस हुआ, क्यों रिड्यूस हुआ? क्वेश्चन बस यही है। तो अब थोड़ा सा आप लॉजिक लगाइए। सपोज ये बाकी इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता, ठीक है, यहाँ पे उसका फिगर बना रहे हैं, बाकी इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होता, लेकिन टोटल यहाँ पे न्यूट्रॉन के अंदर में 9 प्रोटॉन्स होते, ठीक है। अब इस एक इलेक्ट्रॉन पे जो अट्रैक्टिव फोर्स लगता है, जो अट्रैक्टिव पुल लगता है, वो क्या लगता है? ये 9 पॉजिटिव चार्ज पूरा का पूरा एक इलेक्ट्रॉन को खींचता, है कि नहीं? अगर सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होता तो ये 9 प्रोटॉन पूरा का पूरा अपना पावर मिला करके, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा करके सिर्फ इस एक इलेक्ट्रॉन को पुल करता।
लेकिन अब जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन आप सपोज यहाँ ऐड कर दिए, यहाँ ऐड करोगे तो अब ये क्या होगा, ये फोर्स तो डिस्ट्रीब्यूट होगा। साथ ही एक और इफेक्ट ऐड हो जाता है, क्योंकि ये भी नेगेटिव चार्ज है और ये भी नेगेटिव चार्ज है, तो इन दोनों के बीच में आपस में क्या हो जाएगा, आपस में हो जाएगा रिपल्शन। यहाँ पे तो है अट्रैक्शन और यहाँ पे भी है अट्रैक्शन, लेकिन इन दोनों के बीच में क्या हो गया, रिपल्शन। तो अब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के आपस के रिपल्शन के कारण क्या होगा, टोटल जो अट्रैक्शन होगा वो थोड़ा घट जाएगा। तो इसीलिए कहते हैं कि अब एक इलेक्ट्रॉन के आ जाने से क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन के आ जाने से टोटल फोर्स जो ये न्यूक्लियस अप्लाई कर सकता था इस इलेक्ट्रॉन पे वो रिड्यूस हो गया। तो वही जो रिड्यूस्ड चार्ज एक्सपीरियंस कर रहा है इलेक्ट्रॉन, उसको क्या कहते हैं, जेड इफेक्टिव कहते हैं। अब इसको इस पिक्चर में क्लियर करें तो सोचिए, मेरा जो हम जिसको कंसिडर कर रहे हैं वो ये इलेक्ट्रॉन है, इसके लिए हमको जेड इफेक्टिव कैलकुलेट करना है। इसके लिए जब जेड इफेक्टिव कैलकुलेट करना है तो जरा सोचिए, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, ये 2 3 4 5, ठीक है, टोटल 5। चलो एक और कंसिडर कर लेते हैं, यहाँ पे एक और बना लो, 6 है कि नहीं, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे मेरे पास। लेकिन हम कंसिडर किसको कर रहे हैं, हम कंसिडर कर रहे हैं सिर्फ इसको। तो अब क्या होगा चेंज, क्या चेंज होने वाला है, तो चेंज ये होने वाला है कि अब देखो, टोटल हमको इसके लिए अकेला होता तो 9 प्रोटॉन का पावर लगता है इस पे। लेकिन अब क्या हो रहा है कि इन दोनों के बीच में रिपल्शन, इन दोनों के बीच में रिपल्शन, फिर इसके इसके बीच में रिपल्शन, इसके इसके बीच में रिपल्शन। तो ये सारा रिपल्सिव फोर्स क्या करेगा, इसके अट्रैक्टिव फोर्स को ये क्या करेगा, ये सारा रिपल्शन मिलके इसके अट्रैक्टिव फोर्स को तो थोड़ा रिड्यूस कर देगा। तो वही अब इन सारे इलेक्ट्रॉन्स होने के कारण, इन सारे इलेक्ट्रॉन्स होने के कारण इसका क्या हो गया है, रिपल्सिव फोर्स रिड्यूस हो गया है। अब ये रिड्यूस कितना हुआ है, क्वेश्चन यही है। तो इसी रिड्यूस्ड चार्ज को, जो ये रिड्यूस्ड चार्ज ये इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस कर रहा है, इसी को हम क्या कहते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। यहाँ पे एक और चीज समझने वाली बात है, आप खुद सोचो कि आपस आपस में इसका जो है, ये तो एक सेम रो में है ना, तो ये थोड़ा कम रिपल्शन करता है। लेकिन अब इस शेल और इस शेल, इन दोनों शेल के बीच में जब ये इलेक्ट्रॉन आ जाएगा पिक्चर में, तो ये इलेक्ट्रॉन से ये इलेक्ट्रॉन ज्यादा रिपल्शन एक्सपीरियंस करता है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ रिपल्शन चेंज करता है शेल बाय शेल। लेकिन जिस इलेक्ट्रॉन को कंसीडर कर रहे हैं उसको काउंट नहीं करते हैं, उसको छोड़ के बाकी इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करते हैं। आप खुद सोचो, इसके ऊपर अगर कोई ऑर्बिट है और उसमें इलेक्ट्रॉन है, रिपल्शन उससे भी होगा, लेकिन उसको काउंट नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि ये तो अब डायरेक्ट यहाँ पे है ना, वो तो बाद में आएगा। इसलिए आउटर इलेक्ट्रॉन, जिस ऑर्बिट के लिए क्वेश्चन पूछा जा रहा है, उस ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में अगर कोई इलेक्ट्रॉन है, उसके रिपल्शन को कंसिडर नहीं करेंगे। इस ऑर्बिट में जिस इलेक्ट्रॉन की बात की जा रही है उसको काउंट नहीं करेंगे, उसको छोड़ के बाकी इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करेंगे, और लोअर ऑर्बिट्स वाले इलेक्ट्रॉन को काउंट करके टोटल रिपल्शन कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो ये तो अभी बताएंगे कैसे क्या होता है, लेकिन ओवरऑल आपको समझ में आया होगा कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है। नेट नेट पॉजिटिव चार्ज एक्सपीरियंस्ड बाय द इलेक्ट्रॉन, उसी को क्या कहते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। आई थिंक आपको क्लियर होगा, अगर क्लियर नहीं है आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। आइए अब इसका डेफिनेशन लिखते हैं। तो ये है हमारा डेफिनेशन ऑफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। बहुत ही शॉर्ट में बताया है क्योंकि एक्सप्लेनेशन समझने की बात है, याद करने के लिए इतना भी अगर आप लिखते हैं तो इससे पूरा कॉन्सेप्ट आपको याद आ जाएगा। तो Z इफेक्टिव इज द चार्ज एक्चुअली फेल्ट बाय द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक्चुअली जो चार्ज एक्सपीरियंस करता है, जो न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस करता है, उसको हम क्या कहते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अब ये फॉर्मूला तो आपको पहले भी दिया था कि Z इफेक्टिव इज इक्वल टू Z माइनस सिग्मा। ये सिग्मा क्या है, इसको कहते हैं स्क्रीनिंग कांस्टेंट या फिर शील्डिंग कांस्टेंट। ये स्लेटर्स रूल से डिटरमाइन किया जाता है। और Z आपको पहले ही बताया था, एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट या फिर एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज ऑफ द एलिमेंट। अब ये Z जो है, ये दो चीजों के लिए अलग अलग कैलकुलेट होता है, एक फॉर इलेक्ट्रॉन रिसाइडिंग इन S और P, या फिर इलेक्ट्रॉन रिसाइडिंग इन D और F। अगर मेरा लास्ट इलेक्ट्रॉन S और P ऑर्बिटल में है या सबशेल में है और उसके लिए Z इफेक्टिव कैलकुलेट करना है,
तो रूल्स ये है। और अगर मेरे लास्ट इलेक्ट्रॉन डी या एफ सब शेल में है उसके लिए जेड इफेक्टिव कैलकुलेट करना है, तो रूल्स ये हैं। तो पहले एस और पी के लिए देख लेते हैं। तो जैसा कि आपको पहले बताया था कि जब हम जेड इफेक्टिव कैलकुलेट करते हैं, जो जिस इलेक्ट्रॉन के लिए कैलकुलेट किया जा रहा है उसको इंक्लूड नहीं करते हैं। तो उस इलेक्ट्रॉन को छोड़ करके उस शेल में जिसमें हमारा इलेक्ट्रॉन है क्वेश्चन वाला, उस इलेक्ट्रॉन को छोड़ करके उस शेल के जितने इलेक्ट्रॉन है वो सभी इस सिग्मा में 0.35 कंट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है। उसी के साथ अगर कोई इलेक्ट्रॉन है मेरा और वो इलेक्ट्रॉन n-1 में है, यानी कि उस शेल के नीचे वाले शेल में, वो कितना कंट्रीब्यूट करेगा? 0.85 कंट्रीब्यूट करेगा। और अगर उससे भी नीचे कोई ऑर्बिट प्रेजेंट है तो उसमें जो रिसाइडिंग इलेक्ट्रॉन्स है वो कितना कंट्रीब्यूट करेगा? वो 1 कंट्रीब्यूट करेगा। तो याद करने वाली बात ये तीनों है। ठीक है। उसके बाद अगर डी और एफ के लिए बात करेंगे तो पहला वाला तो सेम है, फर्स्ट इसके लिए और इसके लिए सेम ही है कि ईच इलेक्ट्रॉन अदर देन द इलेक्ट्रॉन ऑफ द क्वेश्चन इन द सेम शेल कंट्रीब्यूट्स टू जेड, सॉरी सिग्मा इज इक्वल टू 0.35। चेंज सेकंड वाले में आता है। सेकंड वाले में क्या चेंज आता है कि अब यहाँ पे ये सेकंड स्टेप नहीं है, इसमें कहता है कि जितने भी शेल होंगे, हमारा जो इलेक्ट्रॉन जिस शेल में है उसको छोड़ के जितने भी इनर शेल्स होंगे उन सभी शेल के लिए जो कंट्रीब्यूशन होगा सिग्मा का वो 1 होगा, यूनिफॉर्मली होगा। इन बातों को ध्यान में रख करके एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिससे कि आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो आइए एक क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। तो देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द जेड इफेक्टिव, व्हाट इज द जेड इफेक्टिव एट द पेरीफेरी ऑफ नाइट्रोजन एटम। तो हमको कैलकुलेट करना है जेड इफेक्टिव एट द पेरीफेरी ऑफ नाइट्रोजन एटम व्हेन दो कंडीशंस दिया है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इज एडेड, इलेक्ट्रॉन इज रिमूव्ड। तो दो अलग अलग कंडीशंस के लिए हमको कैलकुलेट करना है। तो बेसिकली एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन एडेड, इसका मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो ये बन गया अनायन। अनायन नाइट्रोजन के लिए बनेगा तो N-, और इलेक्ट्रॉन रिमूव्ड तो ये क्या बन गया, ये बन गया कटायन, और इसके लिए N पॉजिटिव। ठीक है। सबसे पहले तो ये विजुलाइज करना है। तो आपको N नेगेटिव और N पॉजिटिव के लिए कैलकुलेट करना है। तो अब हम कैलकुलेट करेंगे इन दोनों के लिए। तो सबसे पहले दोनों का ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको लिखना होगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा इसके लिए N-, में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए, N- में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आप देखिए नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है 7, एक इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है तो N- का मतलब 8, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स है। तो अब इसका कॉन्फ़िगरेशन जब आप लिखिएगा तो कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा 1s2 2s2 2p3। अब आप कहिएगा सर लिखना तो था 8 इलेक्ट्रॉन्स के लिए, आपने 7 का ही लिखा। 7 इसलिए लिखा क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन का काउंट करना है उसको तो इंक्लूड करते ही नहीं है, उसको क्यों लिखेंगे। तो N- है तो ओरिजिनल आया, लेकिन जब कटायन की बात करेंगे तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगा 1s2 2s2 और 2p1 आ जाएगा। समझ में आ रहा है ये डिफरेंस। ये डिफरेंस समझना बहुत ही जरूरी है। ये डिफरेंस समझ में नहीं आया तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। सॉरी 2p1 नहीं 2p2 होगा, मिस्टेक हो गया। 2p2 क्यों आ रहा है, क्योंकि अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है, या फिर आप एक काम करो इसमें आप लिख ही दो। ठीक है। इसमें आप 4 लिख दो, बाद में उसको हटा दें तो ज्यादा क्लियरिटी रहेगा। यहाँ पे क्यों, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का क्वांटिटी टोटल हो गया है 8 और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का क्वांटिटी टोटल क्या हो गया है 6। ठीक है। इलेक्ट्रॉन 6 के लिए इतना कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉन 8 के लिए इतना कॉन्फ़िगरेशन। आई थिंक यहाँ तक का पार्ट क्लियर है। अब अगर यहाँ तक का पार्ट क्लियर है तो क्वेश्चन में कैसे प्रोसीड करेंगे। तो क्वेश्चन में सिंपली अब दोनों ही के लिए हम सिग्मा का कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है। सिग्मा का अब लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ आ रहा है, लास्ट इलेक्ट्रॉन पी में आ रहा है, मतलब इस वाले को देखना है उसको नहीं देखना है। इसमें जब देखेंगे तो जिस इलेक्ट्रॉन की बात की जा रही है एक इलेक्ट्रॉन पी में है, तो उसके अलावा इस ऑर्बिट में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, जो क्वेश्चन में इलेक्ट्रॉन है उसको छोड़ करके ऑर्बिट में टोटल इलेक्ट्रॉन्स 3 यहाँ और 2 यहाँ, टोटल 5 इलेक्ट्रॉन्स है कि नहीं। तो 5 इलेक्ट्रॉन्स जो मेरे हैं वो कहाँ है, सेम शेल, और सेम शेल में होने का मतलब क्या हो गया
सेम शेल में होने का मतलब हो गया इंटू 0.35। समझ में आया? 5 इलेक्ट्रॉन सेम शेल में है, देखो सेम शेल लिखा था तो सेम शेल के लिए सिग्मा का वैल्यू 0.35। एक इलेक्ट्रॉन 0.35 कंट्रीब्यूट किया, टोटल 5 इलेक्ट्रॉन था तो 5 इंटू 0.35 प्लस। अब इसके बाद भी तो इनर ऑर्बिट है, उसके बाद n-1 यहाँ पे जो इनर ऑर्बिट है वो कितना कंट्रीब्यूट करेगा, वो कंट्रीब्यूट करेगा 0.85। तो इसके लिए क्या लिखेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 इंटू 0.85, बस यही है। लेकिन जब यहाँ आएंगे तो अब एक इलेक्ट्रॉन तो मेरा इसी में चला जाएगा, है कि नहीं? उसमें आप ध्यान से देखो तो एक इलेक्ट्रॉन तो मेरा उसी में चला जाएगा। तो रेस्ट कितने इलेक्ट्रॉन्स रह गए? अब टोटल 4 था, एक इलेक्ट्रॉन का तो काउंटिंग ही कर रहे हैं, जिस पे कैलकुलेट करना है, तो टोटल बच गया 3। और सेम शेल में तो सॉरी यहाँ देखना है, सेम शेल में तो इसमें भी 0.35 प्लस इसके लिए भी सेम रहेगा 0.85। अब बस इन दोनों को कैलकुलेट कर लो, इन दोनों को कैलकुलेट करो, कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 3.45 और वो कितना आएगा, वो आ जाएगा 2.75। लेकिन हमको सिग्मा कैलकुलेट बस नहीं करना था, हमको क्या करना था, जेड इफेक्टिव। तो जेड इफेक्टिव क्या होता है, जेड माइनस सिग्मा। यहाँ पे भी जेड इफेक्टिव कैलकुलेट करना है तो जेड माइनस सिग्मा। जेड माइनस सिग्मा, जेड क्या था, अब नाइट्रोजन के लिए जेड तो 7 ही होगा, सिग्मा कितना आया -3.45। यहाँ पे भी ये तो 7 है और ये 2.75। इसको सिंपली सॉल्व करो और वही हमारा जेड इफेक्टिव का आंसर होगा। तो पहले का आंसर क्या आ जाएगा 3.55 और दूसरे का आंसर क्या आ जाएगा, कैलकुलेट करो क्या आता है, ये आता है 4.25। समझ में आया इसको कैसे यूज करना है? अब वही अगर यहाँ पे मेरे पास D और F में होता तो उसके लिए ये रूल अप्लाई करते, कोई एलिमेंट अगर ट्रांजिशन एलिमेंट ले लेते उसके लिए ये रूल अप्लाई करते, या फिर नाइट्रोजन में ही नाइट्रोजन के नीचे वाला फॉस्फोरस होता तो उसके लिए ये वैल्यू भी कैलकुलेट करना स्टार्ट हो जाता। चलिए एक उसके लिए भी करके देखते हैं, इसको नोट डाउन कर लो। तो बस इस क्वेश्चन में क्या चेंज कर दिया, एटम चेंज कर दिया। नाइट्रोजन की जगह पे क्या लिख दिया है, नाइट्रोजन की जगह पे सल्फर लिख दिया है। तो अब सल्फर में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड किया S माइनस, उसके लिए इलेक्ट्रॉन्स आ गया 17 और इसमें इलेक्ट्रॉन रिमूव किया S प्लस, इलेक्ट्रॉन आ गया 15। दोनों के लिए फिर से सेम काम, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 और अब ये 3p क्या हो जाएगा, 3p5 हो जाएगा 17 इलेक्ट्रॉन्स के लिए। जबकि वहीं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 और अब 3p ये क्या हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन घट गया है इससे तो ये 3p3 होगा। आई थिंक यहाँ तक तो क्लियर है सभी का। अब यहाँ के बाद जब z कैलकुलेट करना, सॉरी सिग्मा कैलकुलेट करना है तो अब इसमें तीनों ही इंक्लूड होगा। तो अब देखिए इस ऑर्बिट में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने, 5 + 2 7, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन तो जिस पे कैलकुलेट करना है तो बचे कितने, 7 - 1 6, तो 6 इंटू 0.35 प्लस इस ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन के लिए 8 इंटू 0.85 और लास्टली 2 इलेक्ट्रॉन तो 2 इंटू 1। इसके बाद अगर और ऑर्बिट होता तब भी 1 ही लेते। ये सभी अगर कैलकुलेट कर लिया, ये सभी कैलकुलेट करने पे कितना आएगा 10.9 आएगा। सिमिलरली अगर यहाँ कैलकुलेट करते हैं, इसको यहाँ लिख देते हैं, नेक्स्ट स्टेप एक और है क्योंकि ये 10.9 आएगा। अब सिग्मा इज इक्वल टू, इस केस में अब देखो टोटल 5 है लेकिन एक इलेक्ट्रॉन तो क्वेश्चन वाला ही है तो 4 बाकी रह गया, तो 4 इंटू 0.35 प्लस इसके लिए 4 आ गया, इसके लिए तो सेम ही होगा 8 इंटू 0.85। देख रहे हो ना यहाँ से, जो शेल में क्वेश्चन वाला इलेक्ट्रॉन है उस शेल में जितने हैं 0.35, उसके बाद वाले में 0.85 और उसके बाद वाले में 2 इलेक्ट्रॉन था जो कि 1, इसको काउंट करोगे तो 10.7। अब लास्ट स्टेप z इफेक्टिव इज इक्वल टू z माइनस सिग्मा, ये क्या हो जाएगा, अब 17 इलेक्ट्रॉन है लेकिन z क्या है, z तो 16 है मेरा, तो 16 माइनस 10.9 और यहाँ पे भी फिर z इफेक्टिव
z माइनस सिग्मा, z क्या है 16 माइनस 10 पॉइंट, सॉरी ये 2 नहीं 10.7 नहीं 10.2 आएगा 10.2। अब आंसर क्या आएगा? आंसर बहुत सिंपल है, 5.1 आएगा इसके लिए, और इसके लिए क्या आ जाएगा? इसके लिए मेरे पास आ जाएगा 5.8। तो आई थिंक अब आपको क्लियर हो गया होगा किस तरीके से यूज करना है। वैसा ही अगर डी ऑर्बिटल में आ गया कोई लास्ट इलेक्ट्रॉन, उसमें ये रूल्स अप्लाई करेंगे। कोई मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है, एग्जामिनेशन में आ जाता है कभी कभी, खास करके नीट और जेई में तो जरूर ही आता है, एनटीएससी स्टेज 2 के लिए भी ये एप्लीकेबल है। तो अगर इन बातों का ध्यान रखें और कॉमन कॉन्सेप्ट अप्लाई करें तो जेड इफेक्टिव में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और सबसे पहले जेड इफेक्टिव क्यों पढ़ाया जाता है? सबसे पहले जेड इफेक्टिव इसलिए पढ़ाया जाता है क्योंकि आगे जितने भी प्रॉपर्टीज हैं, एटॉमिक रेडियस हो, इनर्शिया एनर्जी हो, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो, कुछ भी हो, सभी में ये जेड इफेक्टिव यूज किया जाता है। तो ये जेड इफेक्टिव, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही क्लियर होना चाहिए। आई थिंक आपको जो भी बताया समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है आप कमेंट्स में लिखिए, हम उसका आंसर जल्दी से जल्दी करेंगे। और फिर से आपको बताते हैं कि अगर आप इन सब चीज़ों को उतारना नहीं चाहते हैं या फिर कॉपी डाउन करने में कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट्स में रिक्वेस्ट कर सकते हैं, हम इसका फिगर लेकर के आपको पीपीटी बना के अपलोड कर देंगे अपने फेसबुक पेज पे। अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, अभी बनाया नहीं है, आपके रिक्वेस्ट के बाद ही ये बनेगा। तो आज का क्लास यहीं पे ख़त्म होता है, नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और लाइक करते रहिए। थैंक यू।